अब से कुछ दिन पहले जो हम सब लोगों ने ब्लैक एडम देखी है उसके बाद हमारे दिमाग में कई सारे सवाल तो चल ही रहे होंगे, स्पेशली इसके मिड क्रेडिट सीन को देखकर। लेकिन उससे पहले एक बड़ी सी स्पॉइलर वार्निंग दे देता हूं। तो अगर मूवी नहीं देखी है तो थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना अपने हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के साथ। अब देखो, अगर आप लोग जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने इस पूरी चीज को लेकर एक अलग से वीडियो बना दिया था इस मूवी के रिलीज होने के पहले। अगर आप लोगों ने वो चेकआउट नहीं किया तो लिंक ऊपर होगी। तो देखो, ब्लैक एडम वैसे देखने में एकदम बूम बाम मूवी एक्शन से भरपूर हो, लेकिन इसकी एक चीज को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते और वो है इसकी इनकंसिस्टेंसीज को। जैसे फॉर एग्जांपल, जब जस्टिस लीग और दुनिया जमाने में स्टेपनवुल्फ का इतना आतंक और कहर मच रहा था, तब आखिरकार ये पूरी टीम कहां पर थी। मे भी ऐसा हो सकता है कि इस चीज को आगे जाकर एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन ये मूवी इस बात को बताने के लिए काफी अच्छा मौका थी। अब सबसे पहले अगर मैं कार्टर हॉल से शुरू करूं, अब मूवी के एंड में कार्टर हॉल और उसकी बाकी की जो टीम होती है वो सबके सब निकल जाते हैं सिवाय डॉक्टर फेट के, क्योंकि उनका खलास हो गया था। लेकिन इस पूरी चीज में जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा वो ये था कि इस मूवी ने बहुत ही एक्सप्लिसिटली हमको ये बात क्लियर कर दी, हॉकमैन का प्लेन, उसका सूट, उसके वेपन, ये सारे के सारे nth मेटल से बने हुए थे और ये डीसी में वाइब्रेनियम के इक्विवेलेंट मेटल है। बस इसमें थोड़ा सा मैजिक ऐड कर दो, थोड़ा ज्यादा पावरफुल बना दो और इसकी वजह से पूरे के पूरे डीसी के मल्टीवर्स की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो जाती हैं। कुछ टाइम पहले डीसी की जो डार्क नाइट्स मेटल, डार्क नाइट्स डेथ मेटल आई थी, वो सारी की सारी nth मेटल की वजह से होती है। तो हु नोस, मे बी वार्नर ब्रदर्स ने फाइनली ऐसा कुछ सोचा हो कि हम लोग nth मेटल का इस्तेमाल करेंगे और डीसी का जो मल्टीवर्स है, डार्क मल्टीवर्स है, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और भाई, बहुत फैसिनेटिंग आइडिया है, मजाक नहीं कर रहा। बैटमैन हू लव्स लाइव एक्शन में फाड़ देगा। खैर, लेट अस नॉट गेट अहेड ऑफ आवरसेल्व्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डॉक्टर फेट के बारे में, जिनका फेट इस पूरी मूवी में इतना अच्छा नहीं था। अब कॉमिक बुक्स में डॉक्टर फेट एक बहुत ही पावरफुल विज़र्ड है, लेकिन इस मूवी में ब्लैक एडम को ग्लोरीफाई करने के लिए उनको एकदम नर्व डाउन कर दिया है और इस वजह से आखिर में वो अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर देते हैं। अब इस पूरी चीज में एक बात जो मैंने नोटिस करी वो ये थी कि इन लोगों ने कहीं पर भी नबू का मेंशन नहीं किया। अब नबू बेसिकली एक इजिप्शियन डीटी है जो कि लॉर्ड ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। उसे अपने काम को करवाने के लिए अपने हेलमेट का इस्तेमाल करना पड़ता है और जो भी डॉक्टर फेट का हेलमेट पहनता है, नबू उसकी पूरी बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। लेकिन इस पिक्चर में हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा। इन सारी चीजों को लेकर मूवी हमें कोई भी क्लैरिटी नहीं देती है, बस हमको ये बताया जाता है कि ये हेलमेट एक्चुअली में एलियन ओरिजिन का है। और जब आखिर में डॉक्टर फेट अपने आप को सैक्रिफाइस कर देते हैं तो इसकी थोड़ी सी पावर्स को यूज करने के बाद वो हेलमेट अपने आप गायब हो जाता है। तो अगर इस हेलमेट को नबू कंट्रोल कर रहा है तो डेफिनेटली वो अपने नए ओनर को ढूंढने गया है, जो केंट नेल्सन के बाद खालिद होता है। लेकिन इसके बाद बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज के बारे में और वो है सुपरमैन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सुपरमैन ब्लैक एडम में तो आ गया, लेकिन आखिरकार ब्लैक एडम प्राइम वीडियो पे कब आने वाली है? अपन मूवी बफ्स की आदत ही ऐसी होती है, जो बार बार रिवॉच करने में मजा है वो एक बार देखने में कहां। फिर चाहे वो अपने घर पे बैठ के फैमिली और दोस्तों के साथ मूवी को एंजॉय करना हो या फिर अपनी कंफर्ट जोन में अकेले बैठकर बिंज वॉच करना, हर केस में ओटीटीज की जय। और ओटीटीज के मामले में मेरा ट्रस्टेड पार्टनर है फ्लीक। फ्लीक इंडिया का फर्स्ट सब्सक्रिप्शन मार्केट प्लेस और मैनेजमेंट ऐप है, जहां पर आप अपने फेवरेट ओटीटीज के सब्सक्रिप्शन जैसे कि Amazon प्राइम, हॉटस्टार या फिर Z5 एक्सेट्रा के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, वो भी मस्त अप टू 40% डिस्काउंट्स पे। तो वर्ल्ड कप के मैच हॉटस्टार पे देखने हो या फिर ब्लैक एडम से पहले प्राइम पे शज़ाम रिवाइज करनी हो या फिर डीसी की कोई भी मूवी या शो देखना हो जैसे कि पीस मेकर, तो अभी फ्लीक के दिवाली बोनांजा के साथ ऑर्डर करो, जहां पर एनुअल सब्सक्रिप्शन जो आपको 1499 का मिलता है वो फ्लीक पे मिलता है 1274 का, और उसके भी ऊपर से अगर आप मेरा कॉमिक V100 वाला कोड यूज करते हो तो हो जाता है 1174 का। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक करो, फ्लीक डाउनलोड करो। और हाँ, ऑफर सिर्फ 2 ही दिनों के लिए है, तो जल्दी जाओ, ऑर्डर करो एंड स्टे ऑन फ्लीक। फिर इसके बाद मैं बात करना चाहता हूं इस मूवी के मेन विलन के बारे में, जो एक्चुअली में सबैक था। अब देखो, सबैक का क्राउन इस पूरी मूवी की हाईलाइट थी। मूवी में भले इस बात को नहीं बताया, लेकिन सबैक जो है वो बेसिकली शज़ाम और फिर ब्लैक एडम, इन दोनों का पोलर ऑपोजिट होता है, क्योंकि जैसे इनको 7 गॉड से पावर मिलती है तो सबैक को 7 डीमन से पावर मिलती है। और होता कुछ नहीं है, ब्लैक एडम उसको आखिर में पकड़ के बस ऐसे चीर देता है। तो क्लियरली ये भाई साहब अब जा चुके हैं एंड आई डोंट थिंक ये वापस रिटर्न करने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं ब्लैक एडम के खुद के बारे में। तो ब्लैक एडम जब थ्रोन पे बैठता है तो 2 पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि फाइनली हमें वो ब्लैक एडम देखने को मिलने वाला है जो हम कॉमिक बुक्स में देखते हैं। और जब वो ऐसे करके बैठता है, पूरा कॉमिक बुक वाला पोज देता है, तब मुझे मजा आ रहा था। लेकिन जब फिर उसने उड़ करके थ्रोन को तोड़ दिया, तो यहाँ से मूवी थोड़ा सा डिफरेंट ट्रेजेक्टरी को फॉलो कर लेती है, क्योंकि यहाँ पे हमको ये बताया जाता है कि ब्लैक एडम सुधर चुका है। तो अब अगर मैं कॉमिक बुक्स की बात करूं तो ब्लैक एडम कंधाक में रहता है, वहां पे रूल करता है और कोई भी बाहर की फोर्सेज आके वहां पे कोई भी दंगा नहीं मचाती, क्योंकि उनको मालूम है कि ब्लैक एडम क्या चीज है। लेकिन जब उसने थ्रोन तोड़ा तो वो मुझे पर्सनली थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट लगा, और जहां तक मुझे लगता है
तो इसकी स्टोरी जो कुछ भी है वो हमें अगले पार्ट्स में देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए ब्लैक एडम की कहानी में मुझे लगता है कि एड्रियाना और उसके बेटे का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करने वाले हैं। कॉमिक बुक्स में भी ये दोनों एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन वो छोटा बच्चा एक्चुअली में एड्रियाना का बेटा नहीं बल्कि उसका भाई होता है, और आगे जाकर ब्लैक एडम इसी से शादी कर लेता है और उसे एक नेकलेस पहनाकर आइसिस बना देता है जो इजिप्शियन गॉडेस होती है, और वो ब्लैक एडम को कंधाक रूल करने में हेल्प करती है अच्छे तरीके से। वेराज जो उसका छोटा भाई होता है उसको ब्लैक एडम अपनी खुद की पावर शेयर करके ओसाइरिस बना देता है जो एक छोटा ब्लैक एडम लगता है। लेकिन इन दोनों के फ्यूचर्स इतने ज्यादा अच्छे होते नहीं है। वो क्या होता है मैं बताना नहीं चाहता, बहुत ही गंदी मौत मरते हैं दोनों, जिस कारण से ब्लैक एडम पूरी तरह से पागल हो जाता है। और भाई वो कहानी अपने आप में एक बहुत बड़ा नशा है। लेकिन इसके बाद आते हैं मेन मुद्दे पे, और वो है इस मूवी का मिड क्रेडिट सीन जहां पर एंट्री होती है सुपरमैन की। क्योंकि अमांडा वालर उससे कहती है कि अगर तुम इस प्लेनेट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो फिर मैं दूसरे प्लेनेट से भी लोगों को लेके आ सकती है। तो कहता ठीक है लेके आ जा, तो वो सुपरमैन को ले आती है। सुपरमैन, हमारे हेनरी कैविल वाला सुपरमैन रिटर्न हो चुका है भाई। हाँ, यकीन नहीं होता बोलते हुए, और सच बता रहा हूं बहुत बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था यार, बहुत ज्यादा। मतलब कहां से शुरू करूं? इतने पिछले कुछ टाइम से हम लोग सुनते आ रहे थे कि शायद हेनरी कैविल का सुपरमैन और कभी रिटर्न करेगा नहीं, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स के अलग नखरे थे। वो लोग जैक स्नाइडर से सारी चीजों का पीछे छुड़ाना चाह रहे थे, बेन एफ्लेक को रिप्लेस कर रहे थे, उसके बाद हेनरी कैविल को चेंज कर दिया था। फिर हेनरी कैविल ने कहा था कि उनकी भी कंडीशन है वापस आने के लिए। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत अनबिलीवेबल सी लग रही थी, लेकिन हमारे रॉक भाई ने कर डाला। अब देखो, सिर्फ इस 5 सेकंड के सीन को देखकर ये बता पाना कि हेनरी कैविल के सुपरमैन का आखिरकार इतने बड़े डीसीयू में आगे क्या फ्यूचर होगा उतना ही मुश्किल है जितना मेरा इस कैनुला के अंदर एंटीबायोटिक डाल करके बिना दर्द के बैठे रहना। बहुत जिन लोग को लगा है और जिन्होंने डॉक्टरी पढ़ी उनको पता होगा, धीरे धीरे देते हैं। तो देखो, इस पूरे सीक्वेंस को देखकर बहुत ज्यादा कुछ तो समझ में नहीं आता, बस इतना समझ में आता है कि ये सीन, ये मोमेंट एक्चुअली में सुपरमैन और ब्लैक एडम के बीच में एक बैटल को सेटअप कर देता है, एक राइवलरी को सेटअप कर देता है। और अगर हम सुपरमैन के अपीयरेंस पे ध्यान दें तो उन्होंने अपना वही मैन ऑफ स्टील वाला क्लासिक ब्लू एंड रेड सूट पहना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कलर्स थोड़े से ज्यादा प्रोनाउंस्ड है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग एक थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई गेस ये बात तो काफी हद तक कंफर्म हो जाती है कि जैक स्नाइडर अब वापस नहीं आने वाले। आई मीन अगर आ भी जाते तो आई एम नॉट कंप्लेनिंग, लेकिन फिर भी अगर नहीं भी आते हैं तो आई थिंक कि डीसीयू के पास अब सुपरमैन को लेकर एक प्रॉपर डायरेक्शन है। और कुछ दिन पहले जब रॉक से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि उनके दिमाग में वो सीन बहुत हद तक क्लियर है, उनके दिमाग में अगली 3 मूवीज भी क्लियर है। तो प्रोबेबली उन्होंने भी अपना मूड बना रखा है कि वो ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन को लेकर आगे भी मूवीज पे काम करना चाहते हैं, जिसको लेकर मैं खुश तो हूं लेकिन बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं। क्योंकि कॉमिक बुक्स में ब्लैक एडम और सुपरमैन कभी भी बहुत बड़े राइवल्स नहीं रहे, क्योंकि इनकी फाइट ज्यादातर वन साइडेड होती है। सुपरमैन बहुत ज्यादा ओपी है उसके सामने, लेकिन यहाँ पर डीसीयू में इन लोगों ने थोड़ा सा ब्लैक एडम को चेंज किया है, मतलब उसको थोड़ा सा पावर अप किया है और वो काफी ज्यादा पावरफुल फील भी होता है। अगर आगे जाके इन दोनों का मैचअप हो भी जाता है तो इन अ वे हमें एक अच्छी मूवी देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि अब डीसी मतलब वार्नर ब्रदर्स और हेनरी कैविल के बीच में जो डिफरेंसेस थे वो भी पैचअप कर लिए गए हैं, जिसका मतलब है कि हेनरी कैविल अब एक्चुअली डीसी की दूसरी मूवीज में भी अपीयर हो सकते हैं। आई एम होपिंग फ्लैश की सोलो मूवी आ रही है, करा दो छोटा मोटा कैमियो आपके लिए तो क्या ही बड़ी चीज होगी। और बड़ी चीजों से मुझे याद है कि हाल ही में ये भी सुनने में आ रहा था कि अब वार्नर ब्रदर्स वाले एक्टिवली मैन ऑफ स्टील के सीक्वल पे भी काम करने का सोच रहे हैं, उसके लिए राइटर्स और डायरेक्टर्स खोज रहे हैं। मतलब ये मूवी भी अब इन वर्क्स चालू हो चुकी है। और ये सब चीजें सुन के ना मन में बड़ी खुशी की लहर सी दौड़ जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई चीज सच हो गई हो, जैसे टोबी, एंड्रयू और टॉम के स्पाइडरमैन एक साथ आए थे, तो वो वाली फीलिंग सॉर्ट ऑफ वापस आती है। और इन सब चीजों के बारे में आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। पसंद आओ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वर्स पे नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग हैज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। थक गए भाई, बहुत थक गए।